है आपके साइंस का चैप्टर नंबर 11 वर्क एनर्जी एंड पावर। चैप्टर नंबर 11 वर्क एनर्जी एंड पावर। अब बच्चों देखो, एनर्जी और पावर तो आपने पहले भी वर्ड सुने हैं, आपने जो चीज नहीं सुनी है वो है वर्क। अब आप बोलेंगे भाई सर हमने तो वर्क का नाम भी सुन रखा है, काम। एग्जैक्टली, साइंस के अंदर भी वर्क का मतलब काम होना ही होता है, लेकिन यहां पे कुछ एनर्जी की बात की जा रही है। देखो जनरली वर्क डन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वर्क डन। हम अगर अलग अलग काम कर रहे हैं हमारे डेली लाइफ में, तो कौन से काम करने पे वर्क डन होगा और कौन से काम करने पे वर्क डन नहीं होगा, यही हमें समझना है। सबसे पहले एक चीज ध्यान देना कि वर्क डन एक्चुअली कुछ नहीं है, वर्क डन एक्चुअली है एनर्जी। मतलब किसी काम को करने में क्या कोई एनर्जी यूज हुई है? अगर एनर्जी यूज हुई है तो बोलेंगे यस वर्क इज डन। एंड अगर हम बोले कि भाई कोई भी एनर्जी यूज नहीं हुई है तो हम बोलेंगे वर्क इज नॉट डन। अब भाई एनर्जी यूज ना होने का मतलब, सपोज आप जब नीचे गिर रहे हो तो नीचे गिरने के लिए क्या आपने एनर्जी लगाई? नहीं, अर्थ ने एनर्जी लगाई है, लेकिन क्या आपने एनर्जी लगाई है? नहीं। यानी कि आपका वर्क डन क्या हो जाएगा? जीरो। कब? जब आप नीचे गिर रहे हो। अगर आप किसी को धक्का लगा रहे हो तो क्या आपने एनर्जी लगाई? हाँ भाई, धक्का लगाने में एनर्जी का यूज तो होता है ना, इसका मतलब वर्क इज डन। तो वर्क डन कब होगा? हम कब बोलेंगे कि वर्क इज डन? सो when any force is applied, when any force is applied and force is applied on any object and it gets displaced, then it gets displaced, then it is said that work is done। अगर कोई फोर्स लग रही है और उस फोर्स के कारण अगर डिस्प्लेसमेंट हुई है तो ही हम बोलेंगे कि वर्क डन हुआ है, वरना नहीं। सपोज करो कि ये दीवार है, मैं इस दीवार पे फोर्स लगा रहा हूं, क्या ये दीवार डिस्प्लेस हुई? डिस्प्लेस होना मतलब अपनी पोजीशन चेंज करना। क्या ये दीवार ने अपनी पोजीशन चेंज की? नहीं की। दीवार ने अपनी पोजीशन चेंज नहीं की, इसका मतलब कोई भी वर्क डन नहीं हुआ। इसका मतलब दीवार ने कोई भी एनर्जी ली नहीं। मैं एनर्जी दे रहा हूं, मैं एनर्जी दे रहा हूं, लेकिन इस दीवार ने वो एनर्जी ली ही नहीं। अब एक्चुअली देखो, अलग अलग समय पे अलग अलग तरह की एनर्जी होती है। करंट के समय इलेक्ट्रिकल एनर्जी, गरम करोगे तो हीट एनर्जी, दौड़ोगे चलोगे तो काइनेटिक एनर्जी, ऊपर जाओगे तो पोटेंशियल एनर्जी, है ना, जियोथर्मल एनर्जी, ये एनर्जी वो एनर्जी, बहुत सारी एनर्जी होती है। हर एनर्जी का काम है कुछ ना कुछ चीज को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना। अगर मैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात करूं तो इलेक्ट्रॉन्स, आपने सबने इलेक्ट्रॉन्स का नाम तो सुन रखा होगा। इलेक्ट्रॉन्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में जो एनर्जी का इस्तेमाल होता है उसे हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहते हैं। फिर हीट एनर्जी। अब हीट एनर्जी से क्या हो रहा है? धीमे धीमे पार्टिकल्स अलग अलग हो रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 में हमने देखा था ना कि किसी भी सब्सटेंस को हीट करोगे तो उसके बीच की स्पेस बढ़ती जाएगी, वाइब्रेशन बढ़ता जाएगा, तो वो क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट ही तो हुआ। पार्टिकल एक दूसरे से दूर चले गए, पोजीशन चेंज हो गई। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह की एनर्जी होती है, लेकिन सबका काम एक ही होता है कि किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाना और उस फोर्स के कारण उसको डिस्प्लेस करना। तो यहां से फॉर्मूला बनेगी वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्या फॉर्मूला बनी? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब इसकी यूनिट क्या होगी? वर्क डन की यूनिट। फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। डिस्प्लेसमेंट का मतलब मीटर। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्टेंस ही तो होता है।
तो मीटर। सो वर्क डन की यूनिट क्या हो गई? न्यूटन मीटर। एंड बच्चा लोग इसी न्यूटन मीटर को हम कहते हैं जूल। क्या बोलेंगे? जूल। इसका सिंबल क्या होता है? जे, कैपिटल जे। सो वर्क डन की यूनिट हो जाएगी जूल। अगर आपको कोई पूछे एसआई यूनिट क्या होती है, तो एसआई यूनिट स्टैंडर्ड यूनिट। एसआई का मतलब क्या होता है? इंटरनेशनली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड यूनिट। एसआई का मतलब क्या होता है? इंटरनेशनली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड यूनिट। तो वो है जूल। अगर एमसीक्यू में कभी कभार दिया जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द, या विच ऑफ द फॉलोइंग आर द यूनिट ऑफ वर्क डन, सो उसमें हो सकता है ये ऑप्शन भी हो और ये ऑप्शन भी हो। सो दोनों ऑप्शन राइट है। यूनिट दोनों है, लेकिन एसआई स्टैंडर्ड यूनिट कौन सी है? जूल। समझ आ रहा है? ओके। अब आपको एग्जाम में ना अलग अलग कंडीशन दी जाएगी कि एक आदमी एक ऑब्जेक्ट को लेके जा रहा है, तो बताओ वर्क डन होगा कि नहीं, ऐसी कंडीशन होगी। सो कौन सी कंडीशन में वर्क डन होगा और कौन सी कंडीशन में वर्क डन नहीं होगा, ये हमें पता लगाना है। सो वर्क डन होने की दो ही कंडीशन है। कंडीशंस फॉर वर्क टू बी डन। दो कंडीशन है। पहली कंडीशन, फोर्स मस्ट बी अप्लाइड। भाई पहली चीज तो फोर्स लगनी चाहिए। अब अगर मैं किसी को जादू से उठा लूं, ओम नमः शिवाय, ये बच्चा अपने जमीन से उठ जाए, अगर सपोज, ऐसा तो होता नहीं है, आपको पता ही है जादू वादू कुछ नहीं होता है। सपोज अगर मैं जादू से किसी चीज को उठाऊं तो वो वर्क डन नहीं कहलाएगा। क्या जादू से उठाने में मेरी एनर्जी यूज हुई? क्या उस ऑब्जेक्ट को एनर्जी मिली? नहीं। इसीलिए अगर फोर्स नहीं लगेगा तो वर्क डन भी नहीं होगा। वर्क डन की सबसे प्राइमरी कंडीशन है फोर्स का लगाना। सेकंड कंडीशन, डिस्प्लेसमेंट मस्ट टेक प्लेस। बच्चा लोग डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा तो वर्क डन जीरो रहेगा। इसका मतलब कोई भी एनर्जी यूज नहीं हुई, कोई भी एनर्जी यूज नहीं हुई। आप है ना एक काम करना, सड़क पे आना, किसी ट्रक किसी बस को धक्का मारने की कोशिश करना। धक्का मारोगे, ट्रक को कुछ होगा ही नहीं, ट्रक तो अपनी जगह पे खड़ा हुआ है। 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, जितना चाहो उतना धक्का मारना। धक्का मारने के बाद 1 मिनट तक आप थोड़ा हाँ ऐसा करोगे, लेकिन उसके बाद फिर से एक्टिव। कोई एनर्जी आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि आप थक गए हो या आपके अंदर एनर्जी कम होगी, ऐसा फील ही नहीं होगा। क्यों? अरे भाई ट्रक की डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हुई, तो कोई एनर्जी ट्रांसफर ही नहीं हुई। एक्चुअली जब भी वर्क डन होगा ना तो एनर्जी ट्रांसफर होती है एक बॉडी में से दूसरे बॉडी पे। ठीक है, वो भी हम देखेंगे कि किस में से किस में किस तरीके से ट्रांसफर होती देखेंगे। बट अब अगर ट्रक का डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हुआ तो आपने जो एनर्जी लगाई जरूर, लेकिन वो एनर्जी आगे गई ही नहीं। इसीलिए हमको ऐसा कोई फील ही नहीं होता कि हम थक गए। हाँ, लेकिन अगर आप किसी एक्टिवा को धक्का मार रहे हो, किसी कार को धक्का मार रहे हो और वो डिस्प्लेस हो रही है, एक्टिवा या कार डिस्प्लेस हो रही है, 2 मिनट 3 मिनट तक आपने धक्का मारा, तो उसके बाद आपको थकावट फील होगी। क्यों? बिकॉज आपने धक्का मारा, धक्का मारने की वजह से वो गाड़ी आगे चल पड़ी, यानी डिस्प्लेसमेंट हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने एनर्जी दे दी और सामने वाले एक्टिवा या गाड़ी ने वो एनर्जी ले ली। तो उस समय हम बोलेंगे यस, वर्क इज बीइंग डन। अच्छा, अगर मान लो वो उत्तरायण के समय हम लोग लंगस घुमाते ना, डोरी, पत्थर को डोरी से बांध के घुमाते हैं। अगर मैं उसको घुमा रहा हूं, क्या मेरी एनर्जी कम होगी? क्या मैं थकूंगा? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं थकूंगा। क्यों? बिकॉज सपोज करो कि आपने यहां से घुमाना चालू किया, घुमाते 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 आप वापस इधर ही आ गए। हमको पता है कि अगर जिस जगह से चले थे उसी जगह पे वापस आ जाएंगे तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाती है। पता है कि नहीं पता हमको? जिस जगह से चलेंगे उसी जगह पे अगर वापस आ जाएंगे तो डिस्प्लेसमेंट कैसी होगी? जीरो।
अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो वर्क डन भी जीरो हो जाएगा ना। जीरो इनटू एनीथिंग, आप फोर्स लगा रहे हो झिंझक, आपका हाथ दुखने आ जाएगा लेकिन आपकी बॉडी नहीं थकेगी। क्यों? बिकॉज आपने फोर्स लगाया लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो हुआ ही नहीं, बिकॉज जहां से चला वापस वहीं पे आ गया। तो उस समय कोई एनर्जी हमारी यूटिलाइज हुई ही नहीं, मतलब हमने कोई भी वर्क नहीं किया। अब अगर मान लो मैं कोई ऑब्जेक्ट पड़ा, ये बेंचेस मेरे पास पड़ी है, मैं उसको धक्का मार रहा हूं, धक्का मारने पे अगर वो ऑब्जेक्ट चल रहा है, अगर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो यस वर्क डन होगा। अगर वो चीज नहीं चल रही है, जैसे कि मैंने अभी ट्रक का एग्जांपल समझाया, तो वर्क डन नहीं होगा। अब सपोज करो कि मैं कोई सामान अपने ऊपर लेके चल रहा हूं, क्या उस सामान की वजह से मैं थकूंगा? नहीं थकूंगा। क्यों? बिकॉज अरे भाई उस पे तो कोई फोर्स ही नहीं लग रही है। क्या उस ऑब्जेक्ट पे जो ऊपर पड़ा है, क्या उस पे कोई फोर्स लग रही है? नहीं लग रही ना भाई, उसको तो खाली रखा हुआ है और आप आगे जा रहे हो, तो फोर्स आपके ऊपर लग रही है। न्यूटन्स थर्ड लॉ, हम जब चलते हैं तो हम फोर्स धरती पे पीछे मारते हैं, धरती वही फोर्स हमारे ऊपर आगे मारता है। समझ आ रहा है? यानी कि उस ऊपर रखे हुए ऑब्जेक्ट पे कोई भी वर्क डन हुआ ही नहीं। अच्छा, अगर मैं उसी ऑब्जेक्ट को उठा के नीचे रख दूं तो क्या वर्क डन होगा? यस, बिकॉज उसको उठाने में और रखने में फोर्स लग रहा था मेरा, और साथ में डिस्प्लेसमेंट भी हुआ। ऑब्जेक्ट यहां था, यहां से नीचे आ गया। अगर मेरी हाइट 5 फुट की है, 6 फुट की है, 5.5 फुट एक्चुअली, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 5.5 फुट का। सो फोर्स भी लगा और डिस्प्लेसमेंट भी हुआ, तो हम बोल देंगे यस वर्क इज डन। बच्चा लोग, मैं इतने सारे एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं कि आपके टेक्स्ट बुक में भी ये एग्जांपल्स दिए हुए हैं, और एग्जाम में कोई भी एग्जांपल आ सकता है। एग्जाम के अंदर कोई भी कंडीशन, कोई भी सिचुएशन दे सकते हैं एंड पूछा जाएगा कि क्या वर्क डन हो रहा है। अगर हो रहा है तो कितना हो रहा है बताओ। सो कितना हो रहा है उसकी तो फॉर्मूला है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई कर दो। समझ आया यहां तक? अच्छा बच्चों लोग, सपोज करो कि ये एक रोड है, इस रोड पे एक गाड़ी चल रही है, ठीक है, ये गाड़ी चल रही है, तो गाड़ी को चलाने के लिए फोर्स तो लगाना पड़ेगा, चाहे मैं लगाऊं चाहे इंजन लगावे, कोई तो फोर्स लगा तो ये गाड़ी आगे बढ़ेगी। अब इस समय क्या हो रहा है? एक ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होता है? mg। अपने चैप्टर नंबर 9 में, नहीं चैप्टर नंबर 10 में पढ़ा था ना, W इज इक्वल टू mg, एंड W क्या है? नथिंग बट दी ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। सो ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लगा? mg। यहां पे मैं एक फोर्स लगा रहा हूं। अब अच्छा, ये रोड के कारण एक फ्रिक्शन फोर्स पीछे लगेगी। हमने 8th में पढ़ा था ना, स्टैंडर्ड 8th में, कि हर एक सरफेस फ्रिक्शन लगाती है, फ्रिक्शन फोर्स। तो ये रोड एक फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा, ये डायरेक्शन। अब यहाँ पे 3 तरह के फोर्स लग रहे हैं। सो वर्क डन तीनों तरीके का अलग अलग होगा। इसके कारण कुछ अलग वर्क डन, इसके कारण कुछ अलग वर्क डन, और इसके कारण भी कुछ अलग वर्क डन। तो अलग अलग फोर्सेस के लिए वर्क डन भी अलग अलग रहता है। हम अभी जो बात कर रहे हैं, हम वो ओवरऑल वर्क डन की बात कर रहे हैं। किसके अंदर? ओवरऑल, सबको मिला के। एज पर एग्जांपल, मैं अभी यहाँ पे खड़ा हूँ, मैं जमीन के ऊपर खड़ा हूँ, मतलब मेरे ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लग रहा और मेरे ऊपर कोई भी फ्रिक्शन नहीं लग रहा। मेरे ऊपर क्या लग रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स। लेकिन अब मैं खड़ा हूँ, क्या ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण मेरा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है? क्या मैं ऊपर जा रहा हूँ? क्या मैं नीचे जा रहा हूँ? नहीं ना। इसका मतलब मेरा डिस्प्लेसमेंट 0 है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स मेरा कुछ भी उखाड़ नहीं सकती। उखाड़ नहीं सकती का मतलब है कि उसके कारण ना ही मेरे में कोई एनर्जी आ रही है, ना ही मेरे में कोई एनर्जी जा रही है। हाँ, जब मैं भागना शुरू करूंगा, जब मैं चलना शुरू करूंगा, उस समय ऑटोमेटिकली फ्रिक्शन फोर्स पिक्चर में आ जाएगा। फ्रिक्शन फोर्स तभी पिक्चर में आता है जब आप रनिंग, वॉकिंग, चलना शुरू करते हैं। जब तक आप खड़े हैं तब तक तो फ्रिक्शन फोर्स लग ही नहीं रहा। समझ आ रहा है मैं क्या होगा? तो अगर मैं दौड़ना या भागना शुरू करूंगा, उस समय फ्रिक्शन आएगा, तो इसके कारण कुछ वर्क डन होगा, इसके कारण कुछ वर्क डन होगा। अब जिसका वर्क डन ज्यादा होगा, सपोज इसका ज्यादा है तो दिस माइनस दिस, इसका ज्यादा है तो दिस माइनस दिस, तो वो ओवरऑल वर्क डन हम लोग देखेंगे।
हम क्या देखेंगे, ओवरऑल वेक्टर। बट फिलहाल इतना डिटेल में आपके सिलेबस में नहीं है। आपके सिलेबस में बस आपको कंडीशन दी जाएगी, फोर्स दिया जाएगा, डिस्प्लेसमेंट दिया जाएगा, आपको वर्क डन ढूंढना है। क्लियर? ओके। अब एक चीज और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। सपोज करो कि कोई ऑब्जेक्ट यहां पे है, वो यहां पे आपने एक डोरी बांधी हुई है और आप उसको यहां से लेके चल रहे हो। आप क्या कर रहे हो, किसी ऑब्जेक्ट, कोई बड़ा सा पत्थर है या बड़ी सी कोई चीज है, उसको डोरी से बांध लिया और उसको आप लेके खींच रहे हो। तो जब आप उसको खींचोगे तो सीधी सी बात है, डोरी तो टेढ़ी होगी, डोरी सीधी नहीं होती। इसका मतलब और दूसरी चीज, आप जब उसको खींचोगे तो वो ऑब्जेक्ट ऊपर नहीं आएगा, वो ऑब्जेक्ट तो जमीन पे चलेगा। यानी कि आपने फोर्स लगाया ये डायरेक्शन पे और उसने चलना कहां चालू किया, ये डायरेक्शन पे। भाई सीधी सी बात है ना, आप अगर किसी चीज को बांधो डोरी से और उसको खींचो, क्या वो हवा में आ जाएगा? नहीं, वो तो जमीन पे रगड़ना शुरू हो जाएगा। इन शॉर्ट यहां से आना शुरू हो जाएगा। बच्चा लोग, जब ऐसी कोई कंडीशन हो कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कुछ एंगल बनेगा, डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में कोई एंगल बनेगा, उस एंगल को अभी के लिए हम ये सिंबल दे देंगे, इसको हम कहते हैं थीटा। क्या बोलेंगे? थीटा। थीटा ये सिंपल एक एंगल है और एंगल का एक सिंबल दे दिया और ये सिंबल का नाम है थीटा, ग्रीक नाम है। ग्रीक लैंग्वेज में इस सिंबल को नाम क्या दिया जाता है? थीटा, नथिंग एल्स। अब अगर ऐसी कंडीशन होगी तो बच्चों इस समय वर्क डन दिया जाएगा एफ डी कॉस थीटा से। अब ये कॉस थीटा क्या है पता नहीं, मतलब आपके सिलेबस में अभी कॉस थीटा नहीं है। 10th में जब आप आएंगे तो मैथ्स के अंदर पढ़ेंगे कि कॉस थीटा क्या होता है, तो इसीलिए अभी हम इसको डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, बिकॉज अगले साल आपके पिक्चर में आएगा। ठीक है, अभी के लिए सिर्फ इतना याद रखना कि अगर एंगल बनेगा, अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में एंगल बनेगा तो वर्क डन इस तरीके से दिया जाएगा। जहां पे अब आप बोलोगे सर अगर हमको एग्जाम में आएगा तो वैल्यू कैसे ढूंढेंगे, तो बच्चा लोग आपको फोर्स की वैल्यू दी जाएगी, या तो आपको मास दिया होगा और एक्सेलरेशन दिया होगा, तो फोर्स इज इक्वल टू एम ए हम निकाल सकते हैं। फिर डिस्प्लेसमेंट दिया जाएगा और पूरे कॉस थीटा की वैल्यू दे दी जाएगी। कॉस 60 जैसे एंगल है 60 तो कॉस 60 की वैल्यू दे दी जाएगी 1/2 या 0.5। समझ आ रहा है? अगर क्वेश्चन आएगा तो आपको डायरेक्टली इसकी वैल्यू दे दी जाएगी। क्लियर हुआ यहां तक? ओके अच्छा लोग, अभी हमने क्या देखा? वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब जरा ध्यान से सुनना, क्या रिकॉर्डिंग चालू है? हाँ देखो, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। कैसी? वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट, आपके बुक में डिस्प्लेसमेंट को एस से लिखा जाता है। डिस्प्लेसमेंट का सिंबल दिया है एस, और डिस्प्लेसमेंट भी अपने आप में एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब बच्चा लोग ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों वेक्टर है, लेकिन वर्क डन जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? स्केलर। वर्क डन की कोई डायरेक्शन नहीं होती, एनर्जी की कोई डायरेक्शन नहीं होती, इसीलिए वो स्केलर है। अब बच्चा लोग, वर्क डन जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वर्क डन वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव। पॉजिटिव वैल्यू उसकी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी। क्या होता है पॉजिटिव और नेगेटिव का मतलब? जरा ध्यान से देखो, अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम होगा तो वर्क डन पॉजिटिव होगा। भाई
मोस्टली केसेस में तो यही होता है, मोस्टली केसेस में, यानी कि आप जब किसी गाड़ी को धक्का मार रहे हो और गाड़ी आगे चल रही है, आपने गाड़ी को धक्का मारा और गाड़ी आगे चल रही है, तो जहां धक्का मारा वहीं पे आगे चलना शुरू हुआ, तो इस समय हम बोलेंगे कि वर्क डन पॉजिटिव है। लेकिन अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन उल्टी है, अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन उल्टी है तो बच्चा लोग उस समय हम बोलेंगे नेगेटिव वर्क डन। अब आप बोलेंगे ऐसा कैसे पॉसिबल है कि हम फोर्स यहां लगाए और डिस्प्लेसमेंट यहां? पॉसिबल है, ध्यान से देखो। मैंने अभी एक बात की थी कि एक ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट चल रहा है, ये ऑब्जेक्ट कैसा है? मोशन में है, चल रहा है, तो इसके ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है। अब बच्चा लोग ये रोड के कारण फ्रिक्शन फोर्स लगेगी इधर, इसके कारण वर्क डन पॉजिटिव। ये जो फोर्स है इसके कारण वर्क डन पॉजिटिव होगा, क्यों? बिकॉज ये ऑब्जेक्ट यहां चल रहा है, तो फोर्स इधर, ये एक्सटर्नल फोर्स है। एक्सटर्नल फोर्स का मतलब या तो आप उसको लेके जा रहे हो या तो इंजन के द्वारा उस पर फोर्स लगाया जा रहा है। सो जिधर इंजन फोर्स लगा रहा है उधर ही डिस्प्लेसमेंट हो रही है। अच्छा, इसी समय फ्रिक्शन फोर्स भी तो है। फ्रिक्शन फोर्स हमेशा होगा अगर आपकी बॉडी मोशन में होगी तो फ्रिक्शन फोर्स है, और फ्रिक्शन फोर्स तो इधर है लेकिन डिस्प्लेसमेंट इधर है, तो बच्चा लोग फ्रिक्शन फोर्स के कारण जो वर्क डन होगा वो हमेशा नेगेटिव होगा। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? तो जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में हो उस समय वर्क डन नेगेटिव होता है, और जिस समय दोनों की डायरेक्शन सेम हो उस समय वर्क डन पॉजिटिव होता है। इस चीज को अच्छे से याद रखना। आपको क्वेश्चन में पूछा जा सकता है व्हाट इज पॉजिटिव वर्क डन? सो व्हेन डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर सेम the work done is said to be positive. When force is in the opposite direction of displacement, then work done is said to be negative. Okay? बहुत आसान था। चलिए अब आज का आखिरी टॉपिक पढ़ लेते हैं, एनर्जी। ये एनर्जी क्या होता है? सर मेरे में बहुत एनर्जी है, मैं तो रोज सुबह हॉर्लिक्स पीता हूं। बच्चा लोग एनर्जी को फिजिक्स के अंदर किस तरीके से डिफाइन किया गया है जरा ध्यान से समझना। एक एग्जांपल देता हूं। सपोज करो कि मैं एक 2 साल के बच्चे को एक ये बैग देता हूं कि बेटा जा, ये बैग लेके जा। ये बैग पूरा लैपटॉप से सब सामान से भरा हुआ है, एकदम भरा हुआ है, और उसी बैग को मैं आपको दे देता हूं और आपको बोलूंगा बेटा ये बैग उठा के वहां लेके जाओ। आप तो ले जाओगे, क्या वो बच्चा ले जा पाएगा? नहीं। अरे बच्चे में इतनी काबिलियत ही नहीं है कि वो एनर्जी लगा सके। आप में काबिलियत है कि आप वर्क डन कर सकते हो, पकड़ के खींच के लेके जाना मतलब वर्क डन। आप में काबिलियत है, क्या उस बच्चे में काबिलियत है? नहीं। अच्छा, अगर मैं एक मकोड़े को बोलूं कि बेटा मकोड़ा ये मार्कर को लेके जा अपने साथ, जा अपने खानदान में ले जा, इसको खा ले, क्या मकोड़ा इसको लेके जा पाएगा? नहीं, बिकॉज मकोड़े की काबिलियत ही नहीं है कि वो इस पे वर्क डन कर सके। वर्क डन का मतलब क्या होता है? फोर्स लगाना और डिस्प्लेसमेंट करना, वही तो वर्क डन है। लेकिन अगर मैं उस 2 साल के बच्चे को बोलूं कि बेटा ले मार्कर लेके जा, क्या बच्चा ले जाएगा? हाँ, मार्कर तो वो इजीली पकड़ के लेके जा सकता है। इसका मतलब अगर आप में काबिलियत है वर्क डन करने की तो आप में एनर्जी है। तो एनर्जी को डिफाइन कैसे किया जाता है? बहुत ही स्वीट एंड शॉर्ट डेफिनेशन है, कैपेबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। खत्म, बस यही डेफिनेशन है, कैपेबिलिटी टू डू वर्क। अगर काम करने की काबिलियत है तो आप में एनर्जी है, अगर काबिलियत नहीं है तो आप में एनर्जी नहीं है। अब अलग अलग एग्जांपल लेता हूं। देखो एक बलून है, बलून को अगर मैं यूं पकड़ के रखूं तो कुछ नहीं होगा, लेकिन जैसे ही उस बलून में मैं गैस भरूंगा, हीलियम गैस, वो ऑटोमेटिकली ऊपर जाना शुरू हो जाएगा। वो हवा वाले गैस आते हैं ना, उसके अंदर हीलियम गैस होती है। इसका मतलब जब बलून हाथ में था तो उसके अंदर काबिलियत नहीं थी, उसके अंदर एनर्जी नहीं थी। जैसे हीलियम गैस भरा उसके अंदर एनर्जी आ गई,
वो वर्क डन होना शुरू कर दिया। सिमिलरली अगर मैं किसी बलून को दबाऊंगा तो या तो उसका शेप चेंज होगा या तो वो फूट जाएगा, और फूटने के बाद उसमें कोई भी काबिलियत रहेगी नहीं, मतलब अब वो काम नहीं कर सकता। पता है ना कि आपने शायद कोई मूवी में या कोई देखा होगा कि छोटी सी चीज़ अगर मुझे ऊपर ले जानी है तो हम उस पर 5 से 6 बलून बांध देते हैं तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ ऊपर जाने लगती है। देखा हुआ है ना आप लोगों ने किसी मूवी में। इसका मतलब बलून के पास भी काम करने की काबिलियत है, इसका मतलब बलून के पास भी एनर्जी है, भले वो एनर्जी बहुत कम है, बहुत मतलब बहुत ही कम है, लेकिन एनर्जी तो है ना। समझ आ रहा है? गुड। अब जरा ध्यान से सुनना, मैं फिलहाल इसको हटा दूं। अच्छा, अगर सपोज करो आप जब घर से निकले साइकिल लेके, ऑब्वियसली साइकिल के टायर में हवा होनी चाहिए सॉरी, अगर आप साइकिल लेके घर से निकले हो, आपने बहुत पेडल मारे, आप ट्यूशन पे आ गए, ट्यूशन पे आने के बाद सर थक गया। देखो आपने साइकिल पे फोर्स लगाया, उस फोर्स के कारण साइकिल डिस्प्लेस हुई, इसका मतलब आपने वर्क डन किया। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? आपने वर्क डन किया। इफ वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, या चलो वर्क इज डन बाय द सिस्टम, एनर्जी डिक्रीजेस। मैं इस समय आपको एक सिस्टम लेके चल रहा हूं, हमारी बॉडी जो है वो एक सिस्टम है। अगर मैं साइकिल चलाऊंगा तो साइकिल चलाने के कुछ देर बाद मैं थक जाऊंगा, मेरी एनर्जी कम हो जाएगी। तो बाय द सिस्टम, अगर कोई वर्क डन हो रहा है किसी भी सिस्टम के द्वारा तो उसकी एनर्जी कम होगी। एक और एग्जांपल लेता हूं, आप जो अपने रिमोट में बैटरी डालते हो ना, वो बैटरी क्या कर रहा है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहा है, बट आफ्टर 1 मंथ, आफ्टर 1.5 मंथ वो बैटरी खत्म हो जाती है, यानी उसकी एनर्जी कम हो रही है। क्यों? बिकॉज वो लगातार वर्क डन कर रहा है। ओके, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या कर रहा है भाई? इलेक्ट्रिकल एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स बैटरी के अंदर, अगले साल 10th में हम समझेंगे कि बैटरी कैसे होती है, 9th में भी समझेंगे इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, पर आपने नाम तो सुन रखा है कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है। इलेक्ट्रॉन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम कर रहा है, यानी बैटरी लगातार वर्क डन कर रहा है, इसीलिए उसकी एनर्जी धीमे धीमे कम होती जाती है। इसका उल्टा, अब आप साइकिल चला के आ गए, थक गए, अब सपोज करो कि मैंने ट्यूशन में एक अरेंजमेंट कर रखा है कि पहले आप आएंगे, 10 मिनट आपकी मसाज होगी, मस्त आपके पांव दबाए जा रहे हैं, आपके हाथ दबाए जा रहे हैं, आपका सर दबाया जा रहा है, गला नहीं दबाया जा रहा है, ठीक है, आपका अच्छा खासा मसाज हो गया, तो आपकी फिर से सर मजा आ गया, सर आ जाओ, मतलब एकदम एनर्जेटिक फील करेंगे। इसका मतलब इफ वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, अगर मैं आपके ऊपर वर्क डन करूं, आपके ऊपर मतलब आपके ऊपर कोई वर्क डन करूं तो एनर्जी इंक्रीजेस, एनर्जी बढ़ जाएगी, है ना। अगर मैं आपकी मालिश करूंगा मतलब आपके ऊपर वर्क डन हुआ तो आप एकदम एनर्जेटिक फील करेंगे। समझ आ रहा है? वही चीज बैटरी के लिए, कोई बहुत सारी बैटरी चार्जेबल होती है, अपने मोबाइल की बैटरी। अब मोबाइल की बैटरी को जब हम चार्ज कर रहे हैं तो हम बैटरी के ऊपर वर्क डन कर रहे हैं, बैटरी वर्क डन नहीं कर रही। देखो मोबाइल की बैटरी जब खुद वर्क डन कर रही थी तो उसकी एनर्जी कम होती गई, लेकिन जब हम मोबाइल की बैटरी के ऊपर वर्क डन करेंगे मतलब उसको चार्ज करेंगे तो उसकी एनर्जी धीमे धीमे बढ़ती जाएगी। ये चीज याद रखना। एक आखिरी चीज, अगर एनर्जी डिक्रीज है, अगर वर्क डन बाय सिस्टम है तो वर्क डन नेगेटिव होगा। जब कोई सिस्टम वर्क डन करता है तो उसका वर्क डन नेगेटिव बन जाता है, जब सिस्टम के ऊपर वर्क डन होता है तो उस समय वर्क डन पॉजिटिव बन जाता है। ये याद रखना। एक चीज तो हम देखा था, नेगेटिव कब होगा? जब ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, तो ये वही चीज, ये वही चीज। समझ आ रहा है?
वर्क डन का मायने नेगेटिव कब होगा? जब सिस्टम के द्वारा वर्क किया जाएगा, जब सिस्टम के ऊपर किया जाएगा तो वर्क डन पॉजिटिव। ठीक है बच्चा लोग, एक पॉइंट जरा याद रखना बच्चा लोग कि जब भी वर्क डन किया जाएगा एनर्जी हमेशा ट्रांसफर होगी। सपोज करो कि आप किसी ऑब्जेक्ट को धक्का मार रहे हो, यानी कि वर्क डन हुआ। आपकी एनर्जी देखो, आप एक सिस्टम हो, आप वर्क कर रहे हो और जिस ऑब्जेक्ट पे वर्क कर रहे हो वो भी अपने आप में एक सिस्टम है, तो उसके ऊपर वर्क कर रहे हो। मतलब एक ही समय पे वर्क इज डन बाय द सिस्टम, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। मतलब आपकी एनर्जी कम होती जाएगी और उसकी एनर्जी बढ़ती जाएगी। तो हम क्या बोलते हैं कि एनर्जी हमने ट्रांसफर कर दी, एनर्जी ट्रांसफर कर दी। कहां से? फॉर्मर से लेटर। देखो आपके बुक में वर्ड यूज किया है फॉर्मर से लेटर। इसका मतलब क्या होता है? फॉर्मर मतलब पहले वाला, तो पहले वाला मतलब मैं ऑब्जेक्ट को धक्का मार रहा हूं, पहले वाला मेरी एनर्जी पहले ज्यादा थी, अब मेरी एनर्जी कम हो गई। लेटर मतलब बाद वाला, बाद वाला मतलब जिसके ऊपर मैं फोर्स लगा रहा हूं वो, तो उसकी एनर्जी बढ़ती जा रही है, मेरी एनर्जी कम होती जा रही है। मतलब मेरी एनर्जी उसके अंदर ट्रांसफर होती जा रही है। देखो इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल बताता हूं। अब मैं अगर किसी को धक्का मारूंगा, सपोज करो कि मेरे धक्का मारने पे स्पीड आ गई 10 मीटर पर सेकेंड। कितनी? 10 नहीं, ज्यादा हो जाएगा, 1 मीटर पर सेकेंड सपोज। और अब उसी चीज को धक्का मार रही है कोई कार, चलती हुई कार। मतलब चलती हुई कार के पास तो ज्यादा काबिलियत होती है वर्क डन करने की। हो सकता है उस कार के कारण जो वर्क डन, जो स्पीड आ गई, वो स्पीड कितनी होगी? 10 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब स्पीड बढ़ गई कब? जब कार थी, तो एनर्जी कार में से इसमें ट्रांसफर हो गई और मेरे समय मेरी एनर्जी ट्रांसफर होगी। डिपेंड करेगा कितनी ट्रांसफर होगी कि कौन धक्का मार रहा है, उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, ये एक दो पॉइंट बताना रह गया था, तो उस चीज को आप याद रखिएगा। सो आज का लेक्चर हम यहीं तक रखते हैं। हमने ऑलमोस्ट आपका आधा चैप्टर कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हमें फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और पावर, बस 4 टॉपिक देखने हैं। बहुत आसान है, कुछ भी खास चीजें उसमें नहीं है। उसको देख लेंगे तो हमारा ये पूरा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ओके।